हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। देखिए, आज सेशन की दूसरी क्लास है, यानी कि दूसरा लेक्चर है आपके लिए। और पहला चैप्टर हमारा चल रहा है केमिस्ट्री का बिलियन। और पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने बिलियन की बात करी थी और बिलियन के प्रकार के बारे में बताया था। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, उसे देख सकते हैं। और फिर उससे नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो अब आती है, उसमें बात हुई थी बिलियन की, बिलियन के प्रकारों की, और छोटा सा टॉपिक सांद्रता की बात हुई थी। अब हमारा इस वीडियो का लेक्चर सेकंड का टॉपिक है सांद्रता के प्रकार। कि जो बिलियन होता है वो, उसमें जो सांद्रता होती है वो किस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, कि सांद्रता को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है, कि सांद्रता को प्रदर्शित करने के प्रकार या सांद्रता के प्रकार, कि सांद्रता किस किस प्रकार से हो सकती है या सांद्रता को कैसे कैसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, और सब मोस्ट है, ठीक है, मोस्ट टॉपिक ही हैं जितने भी समझाए जा रहे हैं, जितनी भी क्लासें हो रही हैं आपकी, और जितना भी कराया जा रहा है बिल्कुल नोट करते रहना है, ये आपका काम है। खाली वीडियो देख लेने से रिवीजन हो सकता है बस, जैसे ऑफलाइन वाले बच्चों का है, क्योंकि उनके पास ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो उनका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल नोट करके ही चलना है, सब ध्यान रखनी है बात। तो सांद्रता को हम कैसे कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, यानी कि जो सांद्रता है वो द्रव्यमान प्रतिशत में प्रदर्शित की जा सकती है। कैसे द्रव्यमान प्रतिशत में कैसे दर्शा सकते हैं, कि भाई विलय का द्रव्यमान, जो विलय पदार्थ है उसका द्रव्यमान बटे पूरे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ठीक है, और जो विलय का द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब है कि विलय भी हमारा ग्राम में होगा और जो हमारा विलयन है वो भी हमारा ग्राम में होगा। सही है, ध्यान से समझना है बातों को। द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता होने का मतलब है कि जो विलयन के अंदर विलय पदार्थ है वो भी ग्राम में है और जो विलायक है वो भी ग्राम में है। और अगर सवाल में पूछे कि द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालोगे, तो विलय का द्रव्यमान अपॉन पूरे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक, यहां से निकाल लेंगे हम द्रव्यमान प्रतिशत। अगर एक सवाल में कह दिया जाए कि 5%, ठीक है, या 5 द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ स्पष्ट कीजिए, 5 द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ स्पष्ट कीजिए, एक क्वेश्चन आ जाए मान लिया और उसमें लिखा हुआ है कि 5 द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो ये क्या है, बहुत आसान सा सवाल है। द्रव्यमान प्रतिशत, और ये जो मात्रा दी हुई है ये विलय की मात्रा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि विलयन के अंदर 5 ग्राम विलय है। विलय कितना है, 5 ग्राम। और टोटल विलयन, परसेंटेज की बात है तो टोटल विलयन हमारा कितने का है, टोटल विलयन है हमारा 100 ग्राम का। तो 100 में से 5 घटा दो, पूरे विलयन में से विलय घटा दो, तो क्या आ जाएगा हमारा विलायक। तो विलायक कितना हो गया, 100 में से 5 को घटा दो, कितना आया, 100 माइनस 5 यानी कि 95 ग्राम हमारा क्या है, विलायक है। ठीक है, क्वेश्चन बन जाते हैं एक एक नंबर में। ध्यान रखना है कि 5 द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो इसका मतलब है कि विलयन के अंदर 5 ग्राम विलय का द्रव्यमान है। ठीक है, और पूरा विलयन 100 ग्राम का लिया जाएगा, और विलायक कितने का हो गया, विलय को घटा दो विलयन में से, विलायक आ गया। सिंपल सी बात है। फिर दूसरी सांद्रता आती है हमारी आयतन प्रतिशत में। आयतन प्रतिशत में, सही है, आयतन प्रतिशत में। आयतन प्रतिशत क्या है, नेक्स्ट हेडिंग डालना है आपको। नंबर 1 हो गया द्रव्यमान प्रतिशत में, नंबर 2 हेडिंग होता है आपका आयतन प्रतिशत में। आयतन प्रतिशत में क्या होने वाला है कि जो विलय है, विलयन के अंदर जो विलय है, इधर समझ लीजिएगा एक बार, ये हमारा विलयन है, ठीक, ये हमारा पूरा विलयन बना हुआ है, और इसके अंदर कुछ विलय है, यानी जो चीज घुली हुई होती है उसे विलय कहते हैं, और जिसमें घुली हुई होती है उसे विलायक, सोलवेंट कहते हैं। ठीक है, इतना हुआ। अगर आयतन प्रतिशत की बात चल रही है सांद्रता की, तो इसका मतलब है कि जो विलय है, ठीक, कि जो विलय है वो ml में है, कि विलय का द्रव्यमान
ml में, ठीक है, या आयतन, क्योंकि आयतन प्रतिशत है तो विलय का आयतन होगा अपॉन बिलियन का आयतन होगा, बिलियन का आयतन इंटू 100 होगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि अगर सांद्रता आयतन प्रतिशत में है तो विलय का आयतन होगा, ठीक, वो भी ml में होगा, और उसके अपॉन टोटल बिलियन का आयतन होगा, वो भी हमारा ml में होगा इंटू 100 होगा। तो हम यहां से निकाल लेंगे आयतन प्रतिशत में सांद्रता। ठीक, 2 पॉइंट हो गए, ध्यान से नोट करते रहना, यहाँ से सवाल आते हैं आपके और बनेंगे आगे चलकर आगे। ठीक, अगर वो पूछ ले इसी सवाल में चेंज कर दे कि 5 आयतन प्रतिशत का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो अब क्या अर्थ हो जाएगा कि विलय के अंदर 5 ml, क्योंकि आयतन है, आयतन ml में होता है, कि 5 ml क्या है, विलय है, और वो किस में है, 100 ml बिलियन में घुला हुआ है, तो विलायक कितना हो गया हमारा 95 ml। सही है, आयतन प्रतिशत का मतलब है कि विलय, विलायक, बिलियन सब चीजें ml में है। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब था विलय, विलायक और बिलियन तीनों चीजें हमारी ग्राम में है। अब तीसरा हेडिंग आता है आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये क्या है भाई? ठीक है, इसमें दोनों चीजें आ गई, द्रव्यमान भी है, आयतन भी है और प्रतिशत। ठीक है, तो इसमें है हमारा कि जो विलय है, विलय का तो द्रव्यमान लिया जाएगा, ग्राम में होगा, और बिलियन हमारा ml में होगा, बिलियन का आयतन ml में, ठीक, इंटू 100 होगा। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है, मोस्ट है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब क्या है कि द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत में सांद्रता है, इसका मतलब जो विलय है, विलय जो है वो द्रव्यमान के रूप में है, ग्राम के रूप में है, और जो हमारा पूरा बिलियन बनकर तैयार हो रहा है वो आयतन के रूप में है, ml में है। अब कहोगे ऐसे कैसे है? ठीक है, तो ऐसे इसका एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो जो हमारी सिरप होती है, ठीक है, खांसी की सिरप वगैरह वगैरह बीमारियों की सिरप के जो है, उनमें क्या होता है, इसका यूज इस सांद्रता का होता ही वहां है, फार्मेसी में, औषधियों में, ठीक है, जितनी भी हमारी सिरप वगैरह है उनमें ही इस सांद्रता का यूज है। उसमें होता क्या है कि अगर एक सिरप है मान लिया, ठीक, एक सिरप है मान लिया ये रही, और इस सिरप पर लिखा हुआ है 200 ml। आप देख सकते हो, आपके घर भी सिरप रखी हुई होंगी, उन पर आप देख सकते हो, तो उस पर जो नेट वेट लिख रहा होगा वो लिख रहा होगा ml में, यानी कि नेट वेट का मतलब बिलियन, बिलियन हमारा किस में दिया होगा, ml में दिया होगा। ठीक, यानी कि बिलियन का आयतन होगा, और उस पर जो यहाँ पर साल्ट वगैरह लिखे हुए होंगे, ठीक, उन्हें अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उनके आगे ग्राम लिख रहा होगा। सही है, यानी कि जो विलय है उसके अंदर, वो विलय किस में है, ग्राम में है, यानी कि उसका द्रव्यमान दे रखा है, और टोटल जो बिलियन बनकर तैयार हुआ है वो हमारा आयतन में है, यानी कि ml में दे रखा है। ठीक, तो यहां पर सांद्रता हो जाती है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में, कि जब विलय हमारा द्रव्यमान के रूप में हो, ग्राम में दे रखा हो, और जो बिलियन है हमारा वो टोटल आयतन में बन रहा हो, ml में बन रहा हो, तो वहां पर सांद्रता को हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के रूप में लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, क्लियर हो जानी चाहिए बात। फिर उससे आगे बात करी जाए तो उससे नेक्स्ट हमारा आता है नोट करते रहना इन्हें, ठीक है, उससे नेक्स्ट आएगा हमारा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता। नंबर 4 की अगर बात करी जाए तो हमारी सांद्रता आती है पीपीएम, इसे बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता। ठीक है, पीपीएम में सांद्रता, यही बहुत आसान सी बात है कि अगर पीपीएम में सांद्रता निकालनी हो तो क्या करना है, विलय का भार, विलय का भार ले लेना है, ठीक है, ग्राम में, बटे पूरे बिलियन का भार ले लो, और क्या कर दो, यहां तो गुणा हो रही थी 100 से, ठीक है, ये भी ग्राम में होगा, यहां तो गुणा हो रही थी 100 से, अब यहां पर मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख का मतलब 10 की घात 6। ठीक,
ये बन जाएगी तुम्हारी पीपीएम में सांद्रता, कि विलय का भार बटे विलयन का भार गुणा 10 की घात 6 कर दो, तो यहाँ पर आ जाती है आपकी सांद्रता पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन में बन जाती है। बहुत आसान सी बातें हैं, ठीक है। मिलियन का मतलब ही 10 की घात 6 से होता है, तो यहाँ पर पीपीएम में सांद्रता आपकी बन जाती है। तो यहाँ पर 4 तरह की सांद्रता अभी आपने पढ़ी है, ठीक है। यानी कि सांद्रता को हम 4 तरह से दर्शा सकते हैं। एक तो द्रव्यमान प्रतिशत में, जब विलय और विलयन दोनों हमारे ग्राम में दे रखे हो, द्रव्यमान दे रखे हो, तो हमारी बनेगी सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत में। और यदि एमएल में दे रखी हो दोनों, विलय की मात्रा भी और विलयन की मात्रा भी, तो हमारा या आयतन दे रखे हो तो क्या बनेगी, आयतन प्रतिशत में सांद्रता निकलेगी। और यदि हमारा विलय दे रखा हो, विलय का द्रव्यमान दे रखा हो, ग्राम में दे रखा हो, और जो विलयन है वो एमएल में दिया हुआ हो, तो वहां बनेगा हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। और यहाँ पे 2 स्टार लगा लेना, ये विकल्पों में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का उदाहरण है, ठीक है। तो हमारी जो सिरप है, लिख लेना, जो हमारी सिरप है, ठीक, मतलब औषधियां जो है हमारी, वो सब किस में होती है, इसी में होती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता में। और फार्मेसी, फार्मेसी मतलब वही जो हमारा मेडिकल लाइन है, उसमें जितने भी हमारे औषधियां वगैरह हैं, सिरप वगैरह हैं, जितनी भी लिक्विड वाली चीजें, सब में क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में ही सांद्रता चलती है। फिर नंबर 4 पर आती है पीपीएम, यानी कि विलय का भार लो, ब्लैक का भार लो, बस 10 की घात 6 से गुणा कर दो, यानी कि इसमें हमें मिलियन में चेंज करना होता है, ठीक है। अणुओं को, उनकी संख्या को 10 की घात 6 गुना करके दिखाना है, पीपीएम में पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता चेंज हो जाती है। तो 4 प्रकार की सांद्रताएं हैं ये वाली। फिर नेक्स्ट इससे बात करी जाए तो अब आते हैं आपके मोस्ट टॉपिक, ठीक, जो बनते हैं नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, वो आपको पढ़ने हैं। और एक बात याद रखनी है आपको, ये जो था ना आयतन प्रतिशत, तो आयतन प्रतिशत को हम शक्ति प्रतिशत भी बोल देते हैं, ठीक है, इसे भी नोट कर लेना। आयतन प्रतिशत को ही हम शक्ति प्रतिशत भी कहते हैं, ठीक। एक ही है, यानी कि विलय जो होगा उसकी जो मात्रा है, उसका जो आयतन है वो एमएल में होगा, जो विलयन है वो भी एमएल में होगा, और उसे भी बोल दिया जाएगा शक्ति प्रतिशत में सांद्रता, ठीक है। 4 तरह की सांद्रता आपकी हो गई है। फिर आती है आपकी नॉर्मलता, नंबर 5 पर। अब यहां से सारे मोस्ट टॉपिक स्टार्ट होते हैं, नॉर्मलता, ठीक है, जो कुछ ना कुछ आना ही आना है, ध्यान रखना है आपको। नॉर्मलता हुई, मोलरता हुई, मोललता हुई, कुछ ना कुछ एक टॉपिक जरूर आता है, और वो भी सवाल के साथ आता है। पहले डेफिनेशन पूछेगा, फिर आगे को कोई सवाल जोड़कर दे देगा, तो ध्यान रखना है। नॉर्मलता होती क्या है, बहुत आसान सा है, ध्यान से समझते रहो, बस अपने आप पता चल जाएगा क्या है। यह है, मान लिया 1 लीटर बिलियन, 1 लीटर बिलियन, ठीक। इस 1 लीटर बिलियन में कुछ विलय पदार्थ जो घुला हुआ है, तो विलय के अगर ग्राम तुल्यांकों की बात करें कि कितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं, तो उन्हें बोला जाएगा नॉर्मलता, सही है। यानी कि नॉर्मलता क्या हो गई, अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला बनता है यहां नॉर्मलता का, कि विलय के ग्राम तुल्यांक, विलय के ग्राम तुल्यांक अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में, सही है। ध्यान से समझो बस। नॉर्मलता की परिभाषा जो आपके सामने दिखाई दे रही है यही है, कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, कि इस 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। कितना आसान सा है, ठीक है। कि नॉर्मलता क्या होती है, किताबों में बहुत खतरनाक खतरनाक परिभाषाएं मिल जाती है देखने को, ठीक है, घबराना नहीं है। नॉर्मलता, नॉर्मलता का मतलब है कि 1 लीटर बिलियन है, उस 1 लीटर बिलियन में विलय के कितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं, उसे कहते हैं बिलियन की नॉर्मलता। कि 1 लीटर बिलियन में घुले विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। क्लियर। अब क्या होने वाला है, सवाल में नॉर्मलता पूछ ले, हेडिंग डालना है आपको नॉर्मलता, और लिखना है कि 1 लीटर बिलियन में घुले विलय के
ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, या ऐसे लिख सकते हो कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। बस हो गई परिभाषा। ठीक है, कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। कुछ भारी है क्या? बहुत कहते हैं केमिस्ट्री भारी है, ये है वो है, वो कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान है। कुछ है इसमें कि 1 लीटर बिलियन है, 1 लीटर बिलियन में विलय के कितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं उनकी संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर सवाल में हमें बिलियन का आयतन दे देगा, वो नॉर्मलता पूछेगा। अब वो यहाँ पर ग्राम तुल्यांक नहीं देगा, दे दे तो अच्छी बात है लेकिन नहीं देगा। ठीक है, तो ग्राम तुल्यांक कैसे निकाले जाएंगे? तो ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, बताओ कोई कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होता है ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए। ग्राम तुल्यांक कैसे निकाले जाते हैं? तो देखिए ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं। ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए क्या करते हैं कि विलय का भार, ठीक है, विलय का भार या द्रव्यमान जो भी दे रखा होगा सवाल में, तो विलय का भार बटे तुल्यांकी भार। अब एक चीज और नहीं मिल गई भैया, तुल्यांकी भार क्या है? ठीक है, कि भाई नॉर्मलता क्या थी कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। अब ग्राम तुल्यांक कैसे निकालेंगे? विलय का भार बटे तुल्यांकी भार। अब ये तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? तुल्यांकी भार दे दिया जाए सवाल में तो अच्छा है, लेकिन ये भी नहीं देगा। ठीक, तो ये कैसे निकलेगा? तो ये निकलेगा तुल्यांकी भार बराबर अणुभार। ठीक है, किसका? विलय की तो बात चल रही है, विलय को ही तो घोला गया होगा, विलय के ही तो बात चल रही है, विलय के ही तो ग्राम तुल्यांक है ये, विलय के ग्राम तुल्यांक। ठीक है, तो विलय का ही भार है और विलय का ही तुल्यांक की भार है, तो विलय का अणुभार होगा और उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या से भाग की जाएगी, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। ठीक है, जैसे H2SO4 दे दे तो H2SO4 का तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे? अणुभार, H2SO4 का अणुभार होता है 98 अपॉन हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, तो हाइड्रोजन परमाणु कितने दिखाई दे रहे हैं? 2, तो कितना आ गया? 49 आ गया तुल्यांकी भार H2SO4 का। ठीक है, इस तरह से निकाल लोगे। तो बस फॉर्मूले को ध्यान रखना है कि नॉर्मलता क्या होती है कि विलय के ग्राम तुल्यांक अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में। ग्राम तुल्यांक कैसे निकाले जाएंगे? विलय का भार बटे तुल्यांक की भार। अब तुल्यांक की भार कैसे निकालोगे? अणुभार बटे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या से निकालोगे। सही है, हो सकता है कि तुल्यांक की भार सवाल में मेंशन कर दे दे ब्रैकेट में, तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, विलय का भार भी देगा, तुल्यांक की भार भी देगा, आराम से निकल जाएंगे। नहीं देता है तुल्यांक की भार तो घबराना नहीं है, अणुभार निकाल लो, हाइड्रोजन जितने भी दिखाई दे रहे हैं उनसे भाग कर दो, निकल जाएगा तुल्यांक की भार। ठीक, तो यहां से नॉर्मलता क्लियर हो जाती है, खत्म हो जाती है। और ये मोस्ट टॉपिक हैं तुम्हारे जितने भी सांद्रता, ये भी सांद्रता ही है हमारी, नॉर्मलता, मोलरता, मोलरता, मोल प्रभाज। ठीक है, तो ये वाली सांद्रताएं मोस्ट हैं आपकी, काफी ज्यादा। क्लियर है? फॉर्मूलों को नोट करो अच्छे से। ठीक, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा नॉर्मलता से आगे 6 नंबर पर मोलरता। ठीक है, अलग अलग वीडियो होती हैं इनकी, नॉर्मलता की अलग, मोलरता की अलग, मोलरता की अलग, मोल प्रभाज की अलग। यहाँ एक ही वीडियो में सब खत्म। ठीक है, सारे के सारे टॉपिक, सारी सांद्रताएं खत्म तुम्हारी, जितनी भी सांद्रताएं हैं। ठीक है, द्रव्यमान आयतन, पीपीएम, नॉर्मलता, मोलरता, मोलरता, एक वीडियो देख लो बहुत है, सब खत्म हो जाएंगे और बहुत आसान है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। अब बात आती है मोलरता की, कि भाई मोलरता क्या होती है। नाम से पहचानना है बस, मोलरता क्या होती है। नोट जरूर करते रहें चीजों को। ठीक है, बिना नोट करे काम नहीं चलने वाला है, ध्यान रखना है। मोलरता में क्या होगा? मोलरता यानी कि अब क्या होने वाला है कि विलय के मोल होंगे यहाँ, विलय के मोल, मोल मतलब ग्राम अणु। ठीक है, 1 लीटर बिलियन में होंगे, बाकी वही है सब, कि 1 लीटर बिलियन में विलय के कितने ग्राम अणु घुले हुए हैं, विलय के कितने मोल घुले हुए हैं, उसे कहते हैं मोलरता। यही परिभाषा है कि 1 लीटर बिलियन में, जो मैं बोल रहा हूं वही लिखना है। हेड डालो मोलरता और इसमें लिखो कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। कि भाई 1 लीटर का बिलियन है, उस 1 लीटर बिलियन में विलय के कितने मोल घुले हुए हैं, कितने मोल उपस्थित हैं, उन्हें कहते हैं बिलियन की मोलरता। ठीक है, अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला बनेगा
मोलरता का क्या, कि विलय के मोल अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना है, लीटर में ही लिया जाएगा सवालों में। इन्हें अगर ml दे रखा है तो लीटर में चेंज करोगे 1000 से भाग करके। ठीक, मोलरता क्या हो गई, मोलरता विलय के मोल, मोलरता मोल। ठीक है, नाम से ही पता चल जाता है मोल। ठीक है, यानी कि विलय के कितने मोल घुले हुए हैं 1 लीटर बिलियन के अंदर। जैसे मान लिया 1 लीटर शरबत है चीनी का, सही है, तो वो चीनी का जो शरबत है 1 लीटर, तो उसमें कितनी चीनी घुली हुई है, चीनी के कितने मोल, कितने ग्राम अणु उसमें घुले हुए हैं, वही है मोलरता। सही है, ध्यान रखना है, इतनी भारी चीजें नहीं है, बहुत आसान सी बातें चल रही है, क्योंकि सांद्रता उसमें क्या चीज घुली हुई है उसी को तो बताया जा रहा है। ठीक है, एक नॉर्मलता के पदों में है, ग्राम तुल्यांक दे रखे हैं, तो अगर मोल दे रखे हैं तो मोलरता के पदों में हो गया कि विलय के मोल अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में, मोलरता खत्म। अब बात आती है कि भाई मोल कैसे निकलेंगे, तो विलय के मोल कैसे निकलेंगे, सवाल में दे दिए जाए तो अच्छी बात, लेकिन नहीं देगा, तो विलय के मोल कैसे निकालोगे, कि विलय का भार या द्रव्यमान जो भी सवाल में दिया होगा वो लिखोगे, बटे विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। ठीक, इस तरह से मोल निकाल लेंगे। अब किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि भाई मोल कैसे, मोलरता कैसे निकालें, मान लिया एक सवाल दे दिया और उसमें कह रहा है कि मोलरता बताओ कैसे निकालें, तो भाई बिलियन का आयतन सवाल में दे देगा और जो विलय घोला जा रहा होगा उसका नाम बता देगा। जैसे मान लिया नमक को ले लेते हैं कि नमक को पानी में घोला गया, नमक होता है NaCl, तो इसका अणुभार कैसे निकालें, पता चला उसने कह दिया कि 10 ग्राम NaCl को जल में घोला गया है। ठीक है, 1 लीटर जल में, तो आयतन तो मिल गया, बिलियन बनाया गया मतलब 1 लीटर का, तो 1 लीटर आयतन तो मिल गया, एक हो गया, लेकिन विलय के मोल कैसे निकलेंगे, तो मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, तो भार कितना दे दिया 10 ग्राम। अणुभार कैसे निकालोगे, ये जो यौगिक है तुम्हारा NaCl, तो ये किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, Na सोडियम से प्लस Cl। ठीक, इन दो तत्वों से मिलकर ये बना हुआ है। Na का अणुभार कितना होता है 23, प्लस ये याद होने चाहिए आपको, प्लस Cl का कितना होता है क्लोरीन का 35.5 होता है, तो कितना आ गया 0.585, 58.5 आ गया। ठीक है, 58.5 आ गया। ठीक, तो ये आ गया भार 10 ग्राम, यानी कि मोल कितने हो गए 10 बटे 58.5। सही है, इस तरह से निकाल लेते हैं हम मोलों को। क्लियर है, बहुत आसान सा है। मोलरता क्या होती है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो गया मोलरता का, कि विलय के मोल अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में। मोल कैसे निकाले जाएंगे, भार बटे अणुभार से निकाले जाएंगे, खत्म। ठीक, मोलरता भी खत्म हो गई है तुम्हारी, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, कि मोलरता क्या होती है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर होता है विलय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में, और मोल कैसे निकाले जाएंगे, भार बटे अणुभार से निकाले जाएंगे। चीजों को ध्यान रखना है, लिख लो, और बहुत आसान है, इनसे आसान कुछ है नहीं। नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज एक जरूर आएगा बोर्ड में आपके। ये हो गए हैं आपके अब 6। ठीक है, 6 प्रकार की सांद्रताएं खत्म हो गई हैं। अब आती है नेक्स्ट सांद्रता आपकी नंबर 7 पर, मोललता। ठीक है, ये मत सोचना कि मोलरता को मोललता लिख दिया गया, मोललता अलग है, मोलरता भी मोस्ट है, मोललता भी मोस्ट है। मोललता, ये भी मत सोचना कि ये कुछ गलत लिखा गया क्या, कि भाई मोलरता आना चाहिए था पेपर में, ये मोललता क्या आ गया, कि ये कैसे तुतलाकर लिख दिया किसी ने। ठीक है, ये मोललता ही है। मोललता क्या होती है, मोललता में क्या होगा कि 1 किलोग्राम विलायक होगा, ये अंतर होने वाला है बस यहाँ, विलायक, कि 1 किलोग्राम विलायक होगा, उस 1 किलोग्राम विलायक में कितना विलय घुला हुआ है। ठीक है, यानी कि जो विलायक है वो किलोग्राम में लिया हुआ होगा और जो विलय है वो मोल में ही होगा। कि 1 किलोग्राम पानी है या कोई विलायक है,
उस 1 किलोग्राम विलायक में विलय के कितने मोल घुले हुए हैं उसे बोलेंगे हम विलयन की मोललता। क्लियर? यानी कि मोललता का अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो क्या बनता है कि विलय के मोल अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, भार या द्रव्यमान जो भी सवाल में दे उस हिसाब से लिख लेना है। और मोल कैसे निकलेंगे? मोल निकालने का वही है भार बटे अणुभार। किसका भार और किसका अणुभार? जिसके मोल निकाल लो उसका ही भार उसका अणुभार। ठीक है, विलय के मोल है तो विलय का भार होगा और विलय का ही अणुभार होगा। इस तरह से मोल निकल जाते हैं। तो मोललता में भी कुछ भारी नहीं है। क्या हो गई परिभाषा? हेड डालना है आपको मोललता और इसमें लिखना है कि 1 किलोग्राम विलायक है, उसमें उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। खत्म। ठीक, कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। और मोललता बराबर क्या होता है? विलय के मोल अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। मोललता भी खत्म। बताओ कुछ भारी है? नॉर्मलता, मोललता इतने आसान से टॉपिक हैं और बहुत मोस्ट, जितने आसान हैं उतने मोस्ट हैं, इतना ध्यान रखना है। सही है? मोललता और मोल अंश, तीन में से जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ एग्जाम में। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो अब आता है आपका, इतना नोट करते रहना, चाहे वीडियो को पॉज करना या स्क्रीनशॉट लेना या वीडियो को स्लो करना, लेकिन नोट करते रहना हेडिंग डालकर परिभाषाओं सहित। इससे आसान परिभाषा क्या होंगी? कुछ भी नहीं है। जो परिभाषा है वही फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है वही परिभाषा है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, वही तो है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका नंबर 8, मोल अंश। मोल अंश या मोल प्रभाज। ठीक है, सारी की सारी सांद्रताएं एक वीडियो में मिल रही हैं, आपको ध्यान रखना, नहीं तो सारे टॉपिक अलग अलग डलते हैं। ठीक है, बहुत आसान बनाया जा रहा है चीजों को, क्योंकि एक ही लेक्चर में सारी सांद्रताएं खत्म करनी है। ध्यान से नोट्स बनाते रहना, जो जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे हेडिंग डालना और वैसे लिखते रहना, बस इतना करना है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ लो, काफी है। हेडिंग आता है मोल अंश या मोल प्रभाज। ये क्या होता है भाई? ये क्या होता है? मोल अंश क्या होता है? ये कैसे निकालेंगे? तो देखो, समझो पहले बात को। माना विलय के मोल, ठीक है, और ये टॉपिक बहुत मोस्ट है। मोलरता, मोल अंश, तीनों ही टॉपिक बहुत मोस्ट है, ध्यान रखना है। माना विलय के मोल हैं स्मॉल m, ठीक है, यानी कि एक हमारे पास बिलियन है, और उस विलयन के अंदर क्या होगा? विलय और विलायक होगा, सीधी सी बात है। तो इस विलयन के अंदर विलय है, और जो विलय है हमारा, मान लिया विलय के मोल हैं स्मॉल n, और जो हमारा इसमें विलायक है, विलायक के मोल हो गए कैपिटल N। विलय के मोल है स्मॉल n, विलायक के मोल हो गए कैपिटल N। तो पूरे बिलियन के मोल कितने हो जाएंगे? तो पूरे बिलियन के मोल हो जाएंगे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। क्लियर है? एक बिलियन है, उसमें कुछ विलय है और विलायक है, दोनों ने मिलकर बिलियन बनाया होगा। विलय के मोल हमने मान लिए कितने हैं? n है, और विलायक के मोल हमने मान लिए हमने कैपिटल N है। तो पूरे बिलियन के मोल कितने हो गए? तो बिलियन के मोल आ गए हमारे n प्लस कैपिटल N। ठीक, इतना ध्यान रखना है, कोई भारी चीज नहीं चल रही है। मान लिया हमने, चीजों को समझो बस, कि जो विलय है उसके स्मॉल n मोल घुले हुए हैं, और जो विलायक है वो कैपिटल N मात्रा में है, और पूरे बिलियन के मोल हो गए स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अगर हमें निकालना है विलय का मोल अंश या विलायक का, जिसका भी निकालना है, मान लिया विलय का निकालना है, विलय का मोल अंश, तो जिसका मोल अंश या मोल प्रभाज आपको निकालना है उसके मोल ऊपर रख लो, यानी कि विलय के मोल ऊपर आ जाएंगे अपॉन टोटल बिलियन के मोल, यानी कि ये क्या हो गया? ये हो गया विलय के मोल कितने हैं? स्मॉल n है,
अपॉन पूरे बिलियन के मोल कितने हैं, n प्लस कैपिटल N है। तो ये हो गए विलय का मोल अंश। अगर निकालना हो विलायक का मोल अंश, तो विलायक का मोल अंश भी ऐसे निकलेगा। विलायक का मोल अंश क्या हो जाएगा, जिसका मोल अंश निकाल रहे हो उसके मोल ऊपर रख लो बस। तो ये हो जाएगा विलायक के मोल अपॉन बिलियन के मोल। ठीक, विलायक के मोल कितने लिए हमने, कैपिटल N अपॉन पूरे बिलियन के मोल कितने लिए हैं, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। क्लियर है। यानी कि विलय के मोल निकालने हैं तो विलय का मोल अंश निकालना है तो विलय के मोल को ऊपर रख दो, बटे बिलियन के मोल हो जाएंगे। विलायक का मोल अंश निकालना है तो विलायक के मोल ऊपर उठा के रख दो, अपॉन बिलियन के मोल नीचे हो जाएंगे, तो ये विलायक का मोल अंश आ जाएगा। ठीक है, यानी कि विलय का निकालना हो या विलायक का निकालना हो, आराम से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर एक लाइन में बात करी जाए, अर्थात एक लाइन में बात करें तो क्या पता चलता है कि या तो विलय के निकालने हो या विलायक के निकालने हो, जिसका भी मोल अंश निकालना हो का मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा, विलय या विलायक। जिसके भी निकालने हैं, विलय के निकालने हैं तो विलय के विलायक का निकालना है तो विलायक के मोल अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन, सॉरी बिलियन का आयतन नहीं, बिलियन के मोल, बिलियन के मोल। ठीक है, वो मोलरता नॉर्मलता उनमें था। ठीक है, आयतन की अगर बात करते तो यहाँ पर क्या आएंगे, मोल आएंगे बस। कि विलय का मोल अंश निकालना है तो विलय के मोल, और विलायक का मोल अंश निकालना है तो विलायक के मोल अपॉन बिलियन के मोल। यानी कि ये क्या हो जाएगा, n या कैपिटल N अपॉन n प्लस कैपिटल N। ठीक, ये बना आपका मोल अंश। दोबारा समझो एक बात, परिभाषा की अगर बात करें, और ये नोट करना है आपको, जैसा दिखाई दे रहा है वैसे ही नोट कर लो। हेडिंग डालना है मोल अंश या मोल परिभाष। होता क्या है समझ लो अब ध्यान से। मान लिया हमारे पास एक बिलियन है, उस बिलियन में क्या होगा, विलय भी होगा और विलायक भी होगा, दोनों चीज होंगी। ठीक है, विलय भी होगा और विलायक भी होगा। मान लिया विलय के मोल है हमारे पास स्मॉल n, विलायक के हैं कैपिटल N, तो बिलियन के पास हो गए n प्लस n। ठीक है, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो अगर हमसे सवाल में पूछता है कि विलय का मोल अंश क्या होता है, तो विलय के मोल ऊपर रख लो, बटे पूरे बिलियन के मोल कर दो, निकाल दो आंसर। विलायक के पूछे तो ऐसे विलायक के मोल अंश पूछे तो विलायक के मोल अपॉन बिलियन के मोल, आंसर। ठीक है, कुल मिलाकर जिसके भी मोल अंश पूछेगा उसके मोल ऊपर रख लो, नीचे अपॉन में पूरे बिलियन के मोल रख लो। ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब परिभाषा की बात करते हैं, क्योंकि जब भी सवाल आता है परिभाषा के साथ आता है कि मोल अंश से आप क्या समझते हैं, वो सवाल दे देगा। तो मोल अंश है क्या, मोल अंश क्या होता है कि विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ठीक है, विलय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या अपॉन या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलय या विलायक का मोल अंश कहते हैं। ये परिभाषा है इसकी। दोबारा सुनो, यही लिखना है जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे ही नोट करना है आपको कि विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलय या विलायक का मोल अंश कहते हैं। ठीक है, हो गई परिभाषा, बस यही लिखना था बस कि विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित टोटल मोलों की संख्या के अनुपात को विलय या विलायक का मोल अंश कहते हैं। और एक बात ध्यान रखनी है, पूरे बिलियन का, ठीक है, नोट करके लिख लेना, पूरे बिलियन का मोल अंश, ठीक है, बिलियन का मोल अंश या मोल प्रभाज सदैव 1 होता है। ठीक है, नोट करके लिख लेना। यहाँ पर सवालों में भी आवश्यकता पड़ती है इसकी, या एक नंबर में विकल्पों में भी पूछ लेता है एमसीक्यू में कि बिलियन का मोल अंश कितना होता है। बिलियन में क्या है, चाहे एक विलय हो
ब्लैक तो होगा ही होगा, चाहे एक विलय हो या दो विलय हो या 4 हो या 10 हो या 20 हो, ठीक है, हालांकि इतने होंगे नहीं, तो एक या दो जितने भी विलय हैं सबका, ठीक है, चाहे एक विलय है या दो विलय हैं और विलायक है, सबका ही जितने भी घटक हैं उसके, विलय और विलायक जितने भी हैं, टोटल विलियन तो बना रहे होंगे मिलकर, और पूरे विलियन का मोल अंश सदैव कितना होता है, 1 होता है, ध्यान रखना है। ठीक, जैसे सवाल में तुमने पता चला कि विलय का मोल अंश निकाल लिया, कि विलय का जो मोल अंश आया, विलय का मोल अंश मान लिया किसी सवाल में तुमने कैलकुलेट करा इस फॉर्मूले को लगाकर, और मोल अंश निकलकर कितना आ गया, विलय का मोल अंश निकल कर आ गया, पता चला 0.4। ठीक, तो विलायक का निकालने के लिए ये सूत्र लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं तो सीधे सीधे 1 में से घटा दो, 1 माइनस 0.4 यानी कितना आ गया 0.6, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, इससे कैलकुलेशन बच जाएगी आपकी, और इतना पता है तो, और पता होना जरूरी है क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, और वैसे भी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि बिलियन का मोल अंश सदैव 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, तो विलय का ये निकाल लो या विलायक का निकाल लो, किसी एक घटक का निकाल लो, दूसरे का निकालने के लिए 1 में से माइनस कर दो, कैलकुलेशन से बच जाओगे। ठीक है, हालांकि कैलकुलेशन करोगे तो भी वही आएगा, लेकिन ये कैलकुलेशन से बचने का तरीका है बस। ठीक है, तो ध्यान रखना है, मोल अंश क्या हो गया कि विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित टोटल मोलों की संख्या के अनुपात को विलय या विलायक का मोल अंश कहते हैं। परिभाषा लिखनी है पहले, जो मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, हेडिंग डालकर मोल अंश आपको परिभाषा लिखनी है, फिर उसके बाद ये नोट करना है, इसे लिखो, टोटल लिखो, ठीक है, और नोट करके इसे भी लिखना है कि विलियन का मोल अंश या मोल प्रभाव सदैव 1 होता है। ठीक है, सब कुछ सामने लिखा हुआ है, आराम से इसका स्क्रीनशॉट लो या पॉज करो और आराम से नोट्स बनाओ इनके, और अच्छे से लिखो। और ध्यान रखना है, मोलरता, मोललता, मोल अंश, नॉर्मलता, ठीक है, और ऊपर की जो पहली 4 सांद्रताएं हुई है, द्रव्यमान प्रतिशत में, आयतन प्रतिशत में, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में, पीपीएम में, कुछ ना कुछ सांद्रता से संबंधित जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, परिभाषा भी दे देता है, डेफिनेशन भी पूछ लेता है, और उसके साथ में कोई सवाल भी दे देता है। सही है, 2 नंबर 3 नंबर में बहुत आसान सी बात है, और मोल अंश सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल एग्जाम में, परिभाषा ही पूछता है और एक सवाल भी आगे को लिख कर दे देता है हल्का सा, और आराम से आप कर सकते हो, मोल निकालने हैं बस। सवाल में जब भी आए तो विलय के विलायक के सबके मोल निकालने हैं अलग अलग, और तब जाके इन फॉर्मूलों में लगाकर आपको कैलकुलेट कर लेना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सारी सांद्रताएं आज की वीडियो में कंप्लीट हो गई हैं, इस लेक्चर में फिलहाल इतने रखते हैं। सारी सांद्रताएं तुम्हारे पास कंप्लीट हैं, 8 सांद्रताएं हो गई हैं। एक फॉर्मूला होती है, उसकी आवश्यकता पड़ती नहीं है, ठीक है, फॉर्मेलिटी है बस वो तो बाकी 8 प्रकार की सांद्रताएं तुम्हारे सामने हैं, इन्हें अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, कोई दिक्कत है तो कुछ कमेंट करके बता दो, ठीक है, समाधान मिलेगा जरूर। कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक होगा, और नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, हिंदी का नियम कल पढ़ा देंगे। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, साथियों को अपने जोड़ें, बताएं। ठीक है, और मिलते हैं कल नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।